सो गुड मॉर्निंग एवरीवन, वेलकम टू न्यूज़पेपर डिकोडेड। आज हम अपना 13 फरवरी का द हिंदू न्यूज़पेपर देख लेते हैं। तो जो फर्स्ट न्यूज़ है यहाँ पर, जीरो टैरिफ टेक्सटाइल एक्सपोर्ट्स टू यूएस पॉसिबल फॉर इंडिया, पीयूष गोयल। तो यहाँ पर पीयूष गोयल ने बोला कि इंडिया को टेक्सटाइल एक्सपोर्ट्स में वही बेनिफिट्स मिलेंगे जो बांग्लादेश को मिला है। तो बांग्लादेश को क्या बेनिफिट मिला है? बांग्लादेश ने रिसेंटली यूएस के साथ ट्रेड डील जो है साइन किया है, और डील के मेन मेन पॉइंट्स ये हैं कि बांग्लादेश के एक्सपोर्ट्स पर ओवरऑल 19% का रेसिप्रोकल टैरिफ लगेगा। लेकिन एक स्पेशल क्लॉज है इसमें कि अगर बांग्लादेश अमेरिका से कॉटन यानी रॉ कॉटन खरीदेगा और उस कॉटन का कपड़ा बनाकर यूएस को दोबारा एक्सपोर्ट करेगा तो उस पर 0% टैरिफ लगेगा। तो पीयूष गोयल ने कहा कि इंडिया को भी सेम फैसिलिटी मिलेगी अगर इंडिया भी यूएस के से रॉ मटेरियल खरीदता है और उससे टेक्सटाइल बनाकर एक्सपोर्ट करता है। तो एक्सपेक्टेड है कि जो मिड मार्च तक ये साइन हो सकता है। और यहाँ पर मिनिस्टर ने कहा कि इंडिया ने ऑलरेडी फ्री ट्रेड एग्रीमेंट साइन किए हैं, बेसिकली किसके किसके साथ? यूरोपियन यूनियन के साथ, यूनाइटेड किंगडम, स्विट्जरलैंड, नॉर्वे, ऑस्ट्रेलिया। और इन डील से इंडियन फार्मर्स को ज्यादा एक्सपोर्ट अपॉर्चुनिटीज मिलेंगी। यूएस गवर्नमेंट ने अपनी फैक्ट शीट भी अपडेट की है, जिसमें कि बोला गया है कि पल्सेस, एग्रीकल्चर प्रोडक्ट्स और डिजिटल सर्विस टैक्स जैसे वर्ड्स हटा दिए गए हैं उसमें से। पहले लिखा था कि इंडिया 500 बिलियन डॉलर अमेरिकन गुड्स खरीदेगा, कमिट कमिट कर रहा है। अब लिखा है कि इंडिया इंटेंड्स टू बाई, मतलब कमिटमेंट थोड़ा सॉफ्ट हो गया है यहाँ पर। और फिर जो नेक्स्ट है यहाँ पर सीपीआई की न्यू सीरीज के बारे में है। तो यहाँ पर मिनिस्ट्री ऑफ स्टैटिस्टिक्स एंड प्रोग्राम इम्प्लीमेंटेशन ने सीपीआई का सीरीज का न्यू इंडेक्स रिलीज किया है, जिसका बेस ईयर 2024 है और पहले बेस ईयर 2012 हुआ करता था। तो यहाँ पर जनवरी 2026 का जो इससे रिटेल इन्फ्लेशन 2.75% पे आया। तो सीपीआई क्या होता है? सीपीआई बेसिकली एक इंडेक्स होता है जो मेजर करता है कि आम लोगों की डेली लाइफ की चीजें जैसे खाना, कपड़ा, मकान, ट्रांसपोर्ट, रेंट, ये सब कितना महंगा हो रहा है। और इसी बेसिस पर आरबीआई भी इंटरेस्ट रेट डिसाइड करती है। तो यहाँ पर बास्केट में क्या क्या चेंजेस हुए हैं सीपीआई की? जो टोटल आइटम्स थे पहले 299 थे, वो बढ़ाकर 358 कर दिए गए हैं। और गुड्स इसमें से 259 आइटम से गुड्स के जो 308 हो गए हैं। और सर्विसेज की बात करें तो 40 सर्विसेज से बढ़ाकर इसमें 50 सर्विसेज कर दी गई हैं। मतलब अब ज़्यादा चीज़ें कवर की जा रही हैं। और डेटा कलेक्शन भी बड़ा किया गया। डेटा कलेक्शन में जो रूरल मार्केट है, पहले 181 मार्केट से कलेक्ट किया जाता था, अब 1465 रूरल मार्केट से कलेक्ट किया जा रहा डेटा। अर्बन मार्केट्स भी 1114 बढ़ाकर 1395 कर दिया गया है। और पहली बार 12 ऑनलाइन मार्केट प्लेसेस जो है उनसे भी डेटा कलेक्ट हो रहा है, जो कि मॉडर्न इकोनॉमी को रिफ्लेक्ट करेगा। और यहाँ पर वेट चेंजेस भी किए गए हैं कि सीपीआई में हर कैटेगरी को एक वेट दिया जाता है। वेट का मतलब है उस चीज को का जो हाउस होल्ड खर्च में कितना शेयर है। तो यहाँ पर फूड्स एंड बेवरेज की बात करें तो पहले इसका वेट 45.86% था, जो कि बढ़ाकर अब 36.75% कर दिया गया है। यानी कि इससे इन्फ्लेशन नंबर कम वॉलेटाइल हो सकता है, क्योंकि फूड प्राइसेस ज़्यादा फ्लक्चुएट करते हैं, तो इसका वेटेज कम कर दिया गया है। और हाउसिंग और यूटिलिटीज की बात करें तो हाउसिंग का पहले वेटेज 10.07% था, जो कि अब हाउसिंग प्लस इलेक्ट्रिसिटी प्लस वाटर प्लस गैस का मिला के ये 17.67% कर दिया गया है। मतलब यूटिलिटीज को इंक्लूड करके इसका एक इम्पोर्टेंस जो है बढ़ा दिया गया है, जिसमें बिल्स विल्स भी इंक्लूडेड है। और क्लोथिंग एंड फुटवियर की बात करें तो इसमें इसका शेयर कम कर दिया गया है, 6.53 से 2.38% कर दिया गया है। काफ़ी वेट कम हुआ है इसका। और यहाँ पर फिर पान, टोबैको, इंटॉक्सिकेंट की बात करते हैं कि पहले 2.38% था, जिसको बढ़ाकर 2.99% कर दिया गया है। और कुछ नए ग्रुप्स भी ऐड हुए हैं। अब 6 ग्रुप की जगह 12 ब्रॉड ग्रुप बना दिए गए हैं। और न्यू इम्पोर्टेंट कैटेगरीज इसमें से कौन कौन सी है? फर्निशिंग एंड हाउस होल्ड मेंटेनेंस, हेल्थ, ट्रांसपोर्ट, इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन, रिक्रिएशन एंड कल्चर, एजुकेशन, जिसको 3.333% वेटेज है, रेस्टोरेंट्स एंड होटल्स, पर्सनल केयर एंड मिसलेनियस। तो ये सारी जो है न्यू इम्पोर्टेंट कैटेगरीज भी इसमें बनाई गई है। ये सब बेसिकली जो हाउस होल्ड कंजम्पशन इकोनॉमिक एक्सपेंडिचर सर्वे है 2023 से 2024 का, उसके बेसिस पर डिसाइड हुआ है। फिर जो नेक्स्ट यहाँ पे, डिफेंस एक्विजिशन काउंसिल क्लियर्स परचेज ऑफ 114 राफेल्स फॉर इंडियन एयरफोर्स एंड 6 P-81 एयरक्राफ्ट फॉर नेवी। तो यहाँ डिफेंस एक्विजिशन काउंसिल
जिसके चेयरमैन बेसिकली डिफेंस मिनिस्टर राजनाथ सिंह हैं। उन्होंने लगभग 3.6 लाख करोड़ के डिफेंस खर्चे एक्सपेंडिचर को अप्रूवल दिया है। और जो ये अप्रूवल है इसको बोलते हैं एक्सेप्टेंस ऑफ नेसेसिटी, यानी गवर्नमेंट ने ऑफिशियली मान लिया है कि ये इक्विपमेंट कंट्री की सिक्योरिटी के लिए जरूरी है। तो डिफेंस एक्विजिशन काउंसिल बेसिकली इंडिया की सबसे टॉप डिसीजन मेकिंग बॉडी है जो डिफेंस इक्विपमेंट की प्रोक्योरमेंट को अप्रूव करता है। ये 2001 में बनाया गया था कारगिल वॉर के बाद डिफेंस रिफॉर्म्स के पार्ट के रूप में, और इसे जो है डिफेंस मिनिस्टर चेयर करते हैं। तो इसका मेन काम है जो आर्म्ड फोर्सेस जैसे आर्मी, नेवी, एयरफोर्स, इनकी रिक्वायरमेंट्स अप्रूव करना, मेजर डिफेंस डील को एक्सेप्टेंस ऑफ नेसेसिटी देना, मेक इन इंडिया और आत्मनिर्भर भारत को प्रमोट करना। तो ये सब चीज़ें हैं। और एक्सेप्टेंस ऑफ नेसेसिटी का मतलब तो बता ही दिया मैंने कि कंट्री जो है मान लेती है कि ये सब इक्विपमेंट्स देश की जो सिक्योरिटी है उसके लिए ज़रूरी है। इसके बाद टेंडर और कॉन्ट्रैक्ट प्रोसेस जो है स्टार्ट होता है। तो यहाँ पर इंडियन एयरफोर्स के लिए बेसिकली 114 राफेल एयरक्राफ्ट मल्टी रोल फाइटर जेट्स खरीदने का प्लान है। कॉम्बैट मिसाइल्स हो गई और ASHAPS यानी कि हाई ऑल्टीट्यूड स्यूडो सैटेलाइट्स इंटेलिजेंस शेयरिंग के लिए एंड गैदरिंग, और इंडियन आर्मी के लिए एंटी टैंक माइंस जिनका नाम विभव है, एनिमी टैंक को रोकने के लिए T-72 टैंक्स, इंडियन नेवी के लिए P-81 मैरीटाइम एयरक्राफ्ट यूएसए से, इंडियन कोस्ट गार्ड के लिए बेसिकली EO/EI सिस्टम डॉर्नियर एयरक्राफ्ट, ताकि बेटर मैरीटाइम सर्विलेंस हो सके, कोस्टल सिक्योरिटी स्ट्रांग हो। और फिर जो नेक्स्ट है यहाँ पे टांगुई हुई एंड कोम्बई ब्रीड्स टू ऐड बाइट टू द डॉग स्क्वाड ऑफ असम राइफल्स। तो यहाँ पर इंडिया की सबसे पुरानी पैरामिलिट्री फोर्स असम राइफल्स जो कि 1835 में एस्टैब्लिश की गई थी, वो अपने डॉग स्क्वाड में ग्रेजुअली फॉरेन ब्रीड्स हटाकर इंडिजिनस जो ब्रीड्स हैं उनको इंक्लूड करेगी। टारगेट ईयर यहाँ पर 2050 का बताया गया है, और ये स्टेप बेसिकली मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स के डायरेक्टिव के बाद लिया गया है। तो यहाँ पर कौन कौन सी ब्रीड है बेसिकली, एक तो तांगखुल हुई जो मणिपुर की ब्रीड है, ये उरखुल डिस्ट्रिक्ट की इंडिजिनस ब्रीड है, हाईली डिजीज रेजिस्टेंट है और ट्रेडिशनली हंटिंग के लिए यूज होती है। दूसरी है कॉम्बई, कॉम्बई बेसिकली तमिलनाडु की ब्रीड है, ये स्ट्रॉन्ग, लॉयल और गार्ड डॉग के रूप में फेमस है और ये इसके साथ टीम अप करेगी। तो यहाँ पर असम राइफल्स डॉग ट्रेनिंग सेंटर जो है जो जोरहाट में है उसमें यहाँ पर ट्रेनिंग होगी। और यहाँ पर ये इम्पोर्टेंट क्यों है, बेसिकली डॉग स्क्वाड नॉर्थ ईस्ट में जो आर्म्स हैं और नारकोटिक्स पकड़ने में काफ़ी इफेक्टिव रहे हैं। तो इंडिजिनस ब्रीड क्लाइमेट के हिसाब से ज़्यादा एक्सेप्टेबल और जो डिजीज रेजिस्टेंट होती हैं, इसीलिए इनका होना इम्पोर्टेंट है। फिर जो नेक्स्ट यहाँ पे ज्वाइंट पैनल गेट्स टाइम टिल मॉनसून सेशन टू रिपोर्ट ऑन यूजीसी रिप्लेसमेंट बिल। तो यहाँ पे पार्लियामेंट ने बेसिकली ज्वाइंट कमेटी बनाई है जो कि विकसित भारत शिक्षण अधिष्ठान बिल 2025 को एग्जामिन करेगी। इस बिल का मेन एम है कि मल्टीपल जो हायर एजुकेशन रेगुलेटर्स हैं उनको हटाकर एक सिंगल अम्ब्रेला कमीशन बनाया जाए जो कि इसको रेगुलेट करेगी। तो ये रिफॉर्म बेसिकली नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020 के फ्रेमवर्क के अंडर लाया जा रहा है। तो यहाँ पर जो कमेटी है उसमें टोटल 31 मेंबर्स हैं, जिसमें कि लोकसभा से 20 मेंबर्स और राज्यसभा से 10 मेंबर्स हैं। तो अब ये कमेटी जो है अपनी रिपोर्ट मॉनसून सेशन के एंड तक देगी। तो गवर्नमेंट का मानना है कि एक सिंगल रेगुलेटर बेसिकली जो सिस्टम है उसको सिंप्लीफाई करेगा, ट्रांसपेरेंसी और एफिशिएंसी बढ़ेगी और नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020 के गोल्स को भी इम्प्लीमेंट करने में हेल्प मिलेगी। फिर जो नेक्स्ट यहाँ पे वंदे मातरम एंड इट्स 6 स्टैंजास एंड अ सेटल्ड क्वेश्चन। तो यहाँ पर ये आर्टिकल बेसिकली ये आर्ग्यू करता है कि 28 जनवरी 2026 का जो मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स का ऑर्डर है जिसमें कहा गया है कि वंदे मातरम के सारे 6 स्टैंजास ऑफिशियल फंक्शंस में बजाए जाएंगे और सब लोग खड़े होकर अटेंशन में रहेंगे। ये पैट्रियोटिज्म नहीं बल्कि कॉन्स्टिट्यूशन के प्रिंसिपल्स के खिलाफ है। तो यहाँ पर बोलते हैं कि 1937 में कांग्रेस वर्किंग कमेटी ने डिसाइड किया था कि वंदे मातरम के सिर्फ पहले 2 स्टैंजास नेशनल गैदरिंग्स में यूज होंगे। तो रीजन क्या था कि लेटर स्टैंजास में जो इसके बाद के स्टैंजास है उसमें हिंदू गॉडेस जैसे कि दुर्गा, लक्ष्मी, सरस्वती इन सब का जिक्र है और मुस्लिम लीडर्स ने इनको ऑब्जेक्शन इस पर रेज किया। तो लीडर्स जैसे कि राजेंद्र प्रसाद हो गए, वल्लभ भाई पटेल हो गए, महात्मा गांधी, इन्होंने यूनानिमसली जो है माना कि पहले 2 स्टैंजास ही यहाँ पर इंक्लूसिव हैं और ये अपीजमेंट नहीं था बल्कि सेकुलर विजडम था यहाँ पर। और सेकंड बोलते हैं कि जो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली है 1950 में 24 जनवरी 1950 को जन गण मन जो है उनको नेशनल एंथम बनाया गया।
वंदे मातरम को नेशनल सॉन्ग का स्टेटस मिला, लेकिन सिर्फ 2 स्टैंजास एक्सेप्टेड हुए, बाकी 4 स्टैंजास इंटेंशनली एक्सक्लूड किए गए, क्योंकि एक सेकुलर रिपब्लिक है इंडिया। तो यहाँ पर कॉन्स्टिट्यूशन क्या कहता है, आर्टिकल 51 ए जो है क्लॉज कहता है कि सिटीजन्स को नेशनल फ्लैग, नेशनल एंथम को रेस्पेक्ट करना है। नेशनल सॉन्ग का यहाँ पर मेंशन नहीं है, तो इसका मतलब एंथम को कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोटेक्शन है, सॉन्ग को नहीं है। तो यहाँ पर प्रिवेंशन ऑफ इंसल्ट्स टू नेशनल ऑनर्स एक्ट जो है 1971 का, इसमें भी एंथम और फ्लैग को प्रोटेक्ट करते हैं, वंदे मातरम को नहीं प्रोटेक्ट किया गया इसमें। तो सॉन्ग के लिए खड़े होना या ना होना लीगली पनिशेबल नहीं है। तो यहाँ पर सुप्रीम कोर्ट का जो लैंडमार्क केस है 1986 का, जिसमें बिजोई इमैनुअल वर्सेस स्टेट ऑफ केरला, इसमें 3 स्कूल स्टूडेंट्स जो है नेशनल एंथम के दौरान खड़े होते थे लेकिन गाते नहीं थे, तो अपने रिलीजियस बिलीफ की वजह से। तो सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि स्टैंडिंग जो है रेस्पेक्टफुल काफ़ी है और गाना कंपलसरी नहीं है, सिर्फ स्टैंडिंग जो है रेस्पेक्ट देने के लिए काफ़ी है। साइलेंस भी जो है फ्रीडम ऑफ स्पीच का पार्ट है। तो कोर्ट ने कहा कि गवर्नमेंट किसी को नेशनलिज्म या रिलीजन के नाम पर फोर्स्ड पार्टिसिपेशन के लिए मजबूर नहीं कर सकती। और अब जो मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स का ऑर्डर आ रहा है, उसमें सारे 6 स्टैंजाज जो है वो गाना या बजाना कंपलसरी है, मैंडेटरी है। और स्कूल्स में डेली कम्युनिटी सिंगिंग, सबको अटेंशन में खड़े रहना ज़रूरी है। तो प्रॉब्लम क्या है कि जो लेटर स्टैंजाज हैं एक्सप्लिसिटली हिंदू डिटीज़ को इन्वोक करते हैं, और इससे जो नॉन हिंदूज या एथीस्ट हैं उनके कॉन्शियंस पर प्रेशर पड़ सकता है। और ये बेसिकली आर्टिकल 225 जो फ्रीडम ऑफ रिलीजन है उसके अगेंस्ट हो सकता है। तो यहाँ पर आर्टिकल का मेन पॉइंट क्या है कि अगर सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि नेशनल एंथम गाना कंपलसरी नहीं है, तो नेशनल जो सॉन्ग है जिसे कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोटेक्शन भी नहीं है, उसका फुल वर्जन फोर्स करना और भी ज़्यादा गलत है। और ये 1937 के इंक्लूसिव सेटलमेंट को इग्नोर करता है और कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के डेलिब्रेट डिसीजंस को साइड लाइन करता है, और जो सुप्रीम कोर्ट का प्रेसिडेंट है उसको भी अंडरमाइन करता है। तो यहाँ पर बोलते हैं कि रियल पैट्रियोटिज्म का मतलब सबको एक जैसे जो है वो पोर्ट्रे या प्रे करने पर मजबूर करना नहीं है। इंडिया का कॉन्स्टिट्यूशन इक्वालिटी और फ्रीडम ऑफ कॉन्शियंस प्रोटेक्ट करता है, और जो लोग गाते हैं और जो लोग रेस्पेक्टफुली साइलेंट रहते हैं दोनों ही इक्वल सिटीजन्स हैं। और गवर्नमेंट अगर रिलीजन वर्सेस पैट्रियोटिज्म के नाम पर जो है इसे इम्पोज करती है, तो वो सेकुलर रिपब्लिक के फाउंडेशनल प्रोमिसेस को और भी ज़्यादा वीकन करता है। फिर जो नेक्स्ट यहाँ पे ओनली स्ट्रक्चरल रिफॉर्म्स इन एग्रीकल्चर सेक्टर कैन एंश्योर फूड सिक्योरिटी। तो यहाँ पर ये आर्टिकल बेसिकली इंडिया के जो पल्स सेक्टर है उसकी इकोनॉमिक और पॉलिटिकल कॉम्प्लेक्सिटी को एक्सप्लेन करता है, स्पेशली जो यूएस ट्रेड डील के कॉन्टेक्स्ट में। तो यहाँ पर इंडिया अपनी जो पल्सेस है उसकी डिमांड 3 तरीके से मैनेज करता है। एक तो इम्पोर्ट पॉलिसी से, सेकंड प्राइस स्टेबलाइजेशन मेजर से, और थर्ड है लिमिटेड एमएसपी प्रोक्योरमेंट से। तो इंडिया की प्रोडक्शन लगभग यहाँ पर 2.5 करोड़ टन है, जबकि जो डिमांड है वो लगभग 3 करोड़ टन है, और गैप को इंपोर्ट से यहाँ पर फिल किया जाता है। तो यहाँ पर पल्स बहुत इंपॉर्टेंट है, ये नॉन सीरियल प्रोटीन इनटेक का लगभग 25% प्रोवाइड करते हैं और 5 करोड़ फार्मर्स की लाइवलीहुड से जुड़ा हुआ है। तो प्रॉब्लम कहाँ है, बोलते कि राइस और वीट के अनलाइक जो पल्सेस के लिए स्ट्रॉन्ग एमएसपी प्रोक्योरमेंट सिस्टम यहाँ पर नहीं है, और 2019 और 24 के बीच गवर्नमेंट प्रोक्योरमेंट सिर्फ 2.9 से बढ़कर 12.4% प्रोडक्शन तक ही रहा। तो इश्यूज कहाँ पर है, इश्यूज में बेसिकली यहाँ पर जो वीक प्रोक्योरमेंट सेंटर्स है हमारे पास, रेन फेड जो फार्मिंग का हाई रिस्क है, लो यील्ड्स है कंपेयर टू ग्लोबल कॉम्पिटिटर्स, और फार्मर्स को प्राइवेट ट्रेडर्स को बेचना पड़ता है अपना पल्स, एमएसपी मिलना यहाँ पर गारंटीड नहीं है। तो रिजल्ट क्या होता है, फार्मर पल्सेस में इन्वेस्ट करने से कतराते हैं और विशियस साइकिल बन जाता है, यानी कि लो प्रोडक्शन होने से ज़्यादा इंपोर्ट्स होते हैं और लो प्राइसेस फिर मिलते हैं, फिर फार्मर्स यहाँ पर डिस्करेज होते हैं पल्स उगाने के लिए। तो जब यूएस ने कहा कि ट्रेड डील के अंडर इंडिया को अमेरिकन पल्सेस खरीदने पड़ेंगे, तो ये पॉलिटिकली सेंसिटिव हो गया, क्योंकि बेसिकली 2020 से 2021 में फार्म प्रोटेस्ट की मेमोरी फ्रेश है कि अगर सस्ता दाल आएगा बाहर से तो डोमेस्टिक प्राइसेस दाल के वो भी गिर जाएंगे और फार्मर्स को ओवरऑल नुकसान होगा। तो ये बेसिकली गवर्नमेंट का जो नया सेल्फ सफिशिएंसी मिशन है उसके अगेंस्ट लगता है, जिसका टारगेट है कि 310 लाख हेक्टेयर्स कल्टीवेशन करना और 350 लाख टन प्रोडक्शन जो है करना 2030 और 2031 तक।
तो यहाँ पर बोलते हैं कि रियल सॉल्यूशन क्या हो सकता है कि सिर्फ एग्रीमेंट से पल्सेस वर्ड हटा देना वो काफ़ी नहीं है। स्ट्रक्चरल रिफॉर्म्स चाहिए यहाँ पर कि स्ट्रॉन्ग प्रोक्योरमेंट इंफ्रास्ट्रक्चर हो हमारे पास, जेन्युइन एमएसपी की गारंटी हो कि उनको उसका दाम मिले एमएसपी पे, और रेन फेड एरियाज में प्रोडक्टिविटी का एनहेंस इन्वेस्टमेंट हो, और जो मार्केट इंसेंटिव्स जो पल्स फार्मिंग को रिवॉर्ड रिवॉर्ड करें, ऐसी पॉलिसीज होनी चाहिए। तो यहाँ पर जब तक स्ट्रक्चरल रिफॉर्म्स नहीं होते, जो पल्स फार्मर्स है वो इनसिक्योर रहेंगे और इंडियन इंपोर्ट्स पर डिपेंडेंट रहेगा। तो अब और हर ट्रेड डील जो फॉरेन प्रोड्यूसर्स को फेवर करता दिखेगा, पॉलिटिकली एक्सप्लोसिव बन सकता है। फिर जो नेक्स्ट यहाँ पे केस अगेंस्ट द शांति एक्ट। तो यहाँ पर ये एक्ट बेसिकली शांति एक्ट के बारे में है जो विंटर सेशन में पास हुआ, जिसमें इंडिया के न्यूक्लियर पावर सेक्टर में बड़ा स्ट्रक्चरल चेंज किया गया। तो यहाँ पर शांति एक्ट क्या करता है, एक्ट के तीन मेन फीचर हैं। फर्स्ट तो प्राइवेट सेक्टर की एंट्री करता है कि अब न्यूक्लियर पावर प्लांट्स सिर्फ गवर्नमेंट नहीं बल्कि प्राइवेट जो कंपनीज हैं वो भी ऑपरेट कर सकती हैं, यानी गवर्नमेंट का एक्सक्लूसिव कंट्रोल यहाँ पर जो है खत्म होता है। और सेकंड है कि लायबिलिटी फ्रेमवर्क जो चेंज किया है, ये जो सबसे कंट्रोवर्शियल है। पहले सिविल लायबिलिटी फॉर न्यूक्लियर डैमेजेस एक्ट में ऑपरेटर डिफेक्टिव इक्विपमेंट के लिए सप्लायर पर जो है वो केस कर सकता था, यानी कि राइट ऑफ रिकोर्स था यहाँ पर। और क्लॉज 46 विक्टिम्स को दूसरे कानून के अंडर भी केस करने की इजाजत देता था। तो यहाँ पर शांति एक्ट ने क्या किया है, सप्लायर को बेसिकली इंडेमनिटी दे दी है, उन पर लायबिलिटी नहीं होगी सप्लायर्स पर। ऑपरेटर की लायबिलिटी जो है वो भी कैप कर दी गई है, यानी कि 100 करोड़ तक जो है स्मॉल प्लांट्स पर, 3000 करोड़ तक लार्ज प्लांट्स पर, और जो टोटल एक्सीडेंट लायबिलिटी है वो लगभग 3900 करोड़ कर दिया गया है। क्लॉज जो 46 है वो हटा दिया गया है यहाँ पर, क्योंकि विक्टिम्स हैं इंक्लूडिंग क्रिमिनल लॉ के अंडर भी जो है वो केस करने की इजाजत देता था, ये भी हटा दिया गया है। मतलब अगर एक्सीडेंट जो है डिफेक्टिव इक्विपमेंट से हुआ तो सप्लायर को बेसिकली सिविल या फिर क्रिमिनल लायबिलिटी फेस नहीं करनी पड़ेगी। और जो थर्ड है यहाँ पर रेगुलेटरी बोर्ड फ्रेमवर्क, यानी कि एटॉमिक एनर्जी रेगुलेटरी बोर्ड को लीगल स्टेटस दिया गया है, लेकिन इसकी इंडिपेंडेंस लिमिटेड है। मेंबर्स जो है एटॉमिक एनर्जी कमीशन जो है वो सेलेक्ट करेगा। यहाँ पर सप्लायर की इंडेमनिटी जो है वो प्रॉब्लम क्यों है, हिस्ट्री में देखें तो फुकुशिमा में जो इंसिडेंट हुआ वो बेसिकली यहाँ पर डिजाइन की वीकनेस की वजह से हुआ। चेरनोबिल जो 1986 का इंसिडेंट है वो रिएक्टर के डिजाइन के फ्लॉ की वजह से हुआ। 3 माइल आइलैंड जो 1979 में हुआ वो बेसिकली कंट्रोल रूम फ्लॉज की वजह से हुआ। तो ये डिजाइन डिफेक्ट्स का रोल मेजर एक्सीडेंट्स में रहा है। और फिर भी जो है ये एक्ट जो है वो सप्लायर्स को प्रोटेक्ट करता है, स्पेशली मल्टीनेशनल कंपनीज जो लायबिलिटी रूल्स को इंटरनेशनल नॉर्म्स के साथ अलाइन करना चाहते थे। यहाँ पर जो लायबिलिटी कैप रखा गया है 3900 करोड़ रुपए का, उसके अगेंस्ट अगर देखें कि मेजर एक्सीडेंट का कॉस्ट क्या रहा है, तो फुकुशिमा में बेसिकली 46 लाख करोड़ का जो है कॉस्ट आया था, और चेरनोबिल में लगभग 21 लाख करोड़ का कॉस्ट आया था। और यहाँ पर शांति एक्ट ने सिर्फ 3900 करोड़ पे ही कैप किया हुआ है लायबिलिटी जो सप्लायर का। तो ये पोटेंशियल डैमेज के 1000 गुना जो है वो डैमेज होता है। विक्टिम्स को इससे ज्यादा कंपनसेशन लीगली नहीं मिलेगा जितना कैप रख दिया गया है। तो यहाँ पर ये भी बोलते हैं कि जब कंपनीज को पता हो कि उनकी लायबिलिटीज लिमिटेड हैं, तो रिस्क लेने का इंसेंटिव भी जो है ज्यादा बढ़ जाता है। और यहाँ पर न्यूक्लियर एनर्जी की रियलिटी देखें कि इलेक्ट्रिसिटी जनरेशन में जो शेयर न्यूक्लियर एनर्जी का लगभग 3% है, और पास्ट टारगेट से रिपीटेडली मिस हुए हैं कि 10 गीगावाट था टारगेट 2000 तक, वो भी मिस हो गया। एक्चुअल यहाँ पर 2.86 गीगावाट ही रह गया। और 20 गीगावाट जो टारगेट था न्यूक्लियर एनर्जी से बाई 2023 वो भी मिस हो गया, यहाँ पर 6.78 गीगावाट ही रह गया। तो अब टारगेट है कि बेसिकली 100 गीगावाट करना 2047 तक। तो आर्टिकल के हिसाब से ये भी अनरियलिस्टिक लगता है। यहाँ पर बोलना है कि जो न्यूक्लियर प्लांट से बहुत ही ज़्यादा एक्सपेंसिव होते हैं। एग्जाम्पल देते हैं कि यूएस में 2 रिएक्टर्स का कॉस्ट लगभग $18 बिलियन एक 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 रिएक्टर का आता है। और शांति एक्ट से जो प्राइवेट और फॉरेन कंपनीज को कमर्शियल अपॉर्चुनिटीज, लिमिटेड लायबिलिटी रिस्क और रेगुलेटरी कॉन्स्टेंट्स जो है यहाँ पर कम मिलते हैं। तो आर्टिकल कहता है कि एक्ट प्राइवेट और मल्टीनेशनल सप्लायर्स के इंटरेस्ट को प्रोटेक्ट करता है। विक्टिम्स और पब्लिक सेफ्टी को कंपैरेटिवली कम इंपॉर्टेंस दी गई है। लिमिटेड जो लायबिलिटी कैप पोटेंशियल
डैमेज के मुकाबले बहुत ही ज़्यादा छोटा है, रेगुलेटरी इंडिपेंडेंस जो है वो भी वीक है। तो इससे जो सेफ्टी है, अकाउंटेबिलिटी है और आपकी कॉन्स्टिट्यूशनल प्रिंसिपल पर बेसिकली यहाँ पर सवाल उठ रहे हैं। अब फिर जो नेक्स्ट है यहाँ पे, एज मल्टीलेटरलिज्म इरोड्स इंडिया मस्ट रिफ्रेम इट्स फॉरेन पॉलिसी। तो यहाँ पर ये आर्टिकल बेसिकली इंडिया की जो फॉरेन पॉलिसी है उस पर एक डीप स्ट्रेटेजिक एनालिसिस है। तो ये कह रहा है कि वर्ल्ड ऑर्डर जो है बदल चुका है और इंडिया को अपनी फॉरेन पॉलिसी और आइडेंटिटी जो है वो दोबारा से डिफाइन करना होगा। तो यहाँ पर न्यू वर्ल्ड ऑर्डर क्या है कि पीएम मोदी ने राज्यसभा में माना कि ग्लोबल सिस्टम चेंज हो रहा है। पहले यूनाइटेड नेशन बेस्ड जो मल्टीलेटरल सिस्टम स्ट्रांग था, इंडिया ग्लोबल साउथ का लीडर था, स्ट्रेटेजिक ऑटोनॉमी इंडिया की आइडेंटिटी थी। और अब जो है मल्टीलेटरल इंस्टीट्यूशंस वीक हो गए हैं, जैसे कि यूनाइटेड नेशन हो गया। यूनाइटेड स्टेट्स ने 31 यूनाइटेड नेशन बॉडीज से विड्रॉ कर लिया और डब्ल्यूटीओ का जो डिस्प्यूट सिस्टम है डिसफंक्शनल हो गया है। चाइना जो है 120 कंट्रीज का बिगेस्ट ट्रेडिंग पार्टनर बन गया और यानी कि रूल बेस्ड ऑर्डर जो है वो टूट रहा है और पावर पॉलिटिक्स जो है वो वापस से आ रहा है। यहाँ पर स्ट्रेटेजिक ऑटोनॉमी के बारे में बोलते हैं कि कोल्ड वॉर में इंडिया नॉन अलाइंड जो मूवमेंट है उसका लीडर था, लेकिन 1991 के बाद यूएसएसआर वो कोलैप्स हो गया। इंडिया ने क्वाड ज्वाइन किया जो कि यूएस लेड ग्रुप है और रशिया से जो है S-400 मिसाइल्स खरीदता है। तो यूएस एनालिस्ट इंडिया को अब स्विंग स्टेट बोलते हैं, फुल्ली न्यूट्रल नहीं बोलते, क्योंकि यूएस के साथ भी डील करता है, रशिया के साथ भी डील करता है। तो आर्टिकल का कहना है कि स्ट्रैटेजिक ऑटोनॉमी जो है वो अब आउटडेटेड कॉन्सेप्ट बन चुका है। तो यहाँ पर इंडिया की करंट चैलेंज के बारे में बोलते हैं कि यूएस और चाइना टेक्नोलॉजी डोमिनेंस के लिए कॉम्पीट कर रहे हैं। यूएस जो है टैरिफ लगा रहा है, अमेरिका फर्स्ट अप्रोच इम्प्लीमेंट कर रहा है और चाइना जो है वो अपने एक्सपोर्ट्स को डाइवर्सिफाई कर चुका है और ग्लोबल इंस्टीट्यूशंस में इन्फ्लुएंस अपना बढ़ा रहा है। तो इंडिया को एक ट्रांजैक्शनल प्रेशर बेस्ड ग्लोबल सिस्टम वो फेस करना पड़ रहा है। तो यहाँ पर बोलते हैं नई फॉरेन पॉलिसी का प्रपोजल क्या है। तो यहाँ पर आर्टिकल सजेस्ट करता है कि इंडिया को स्ट्रैटेजिक ऑटोनॉमी की जगह विकसित भारत 2047 को जो है फॉरेन पॉलिसी का बेस बनाना चाहिए। तो यहाँ पर बोलते हैं कि लो इंटरनेशनल प्रोफाइल रखो, पहले डोमेस्टिक स्ट्रेंथ बिल्ड करो अपनी। सेकंड बोलते हैं कि ट्रेड डिप्लोमेसी पर फोकस करो, एशिया और अफ्रीका के साथ फ्री ट्रेड एग्रीमेंट्स करो, रशिया के साथ जो है टेक्नोलॉजी साइबर और स्पेस में जो है कॉपरेशन बढ़ाओ। और फोर्थ यहाँ पर बोलते हैं कि चाइना को जो है कंट्रोल्ड इन्वेस्टमेंट यहाँ पर कंट्रोल्ड इन्वेस्टमेंट अलाउ करो। फिफ्थ बोलते हैं कि पाकिस्तान के साथ रिलेशंस को सिक्योरिटी नहीं बल्कि फॉरेन पॉलिसी इशू की तरह ट्रीट किया जाए। सिक्स्थ बोलते हैं यहाँ पर ब्रिक्स को पॉलिटिकल नहीं बल्कि इकोनॉमिक कॉपरेशन कम्युनिटी बनाना चाहिए। और यहाँ पर इंडिया का बिगेस्ट एसेट बोलते हैं कि यंग पॉपुलेशन है और सिलिकॉन वैली वर्कफोर्स जो है उसका लार्ज हिस्सा इंडियन ओरिजिन का है। तो आर्टिकल कहता है कि इंडिया को साइबर सुपर पावर बनने की डायरेक्शन में काम करना चाहिए, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, मैन्युफैक्चरिंग और सर्विसेज में। तो यहाँ पर वर्ल्ड बोलते हैं कि मल्टीलेटरलिज्म से पावर पॉलिटिक्स की तरफ शिफ्ट हो चुका है। इंडिया को रिएक्टिव नहीं प्रोएक्टिव जो है स्ट्रेटजी चाहिए। स्ट्रेटेजिक ऑटोनॉमी का एरा खत्म हो रहा है, अब फोकस होना चाहिए इकोनॉमिक स्ट्रेंथ बढ़ाना, टेक्नोलॉजी कैपेबिलिटी बढ़ाना, डाइवर्सिफाइड ट्रेड और बैलेंस रिलेशन यूएस, चाइना और रशिया के साथ। तो यानी कि इंडिया का को एशियन सेंचुरी में स्ट्रॉन्ग पोजीशन यही सब दे सकता है। फिर जो नेक्स्ट यहाँ पे, लेबलिंग ऑफ सिंथेटिकली जनरेटेड कंटेंट ऑन सोशल मीडिया इज अ मस्ट। तो ये आर्टिकल बेसिकली आईटी रूल्स अमेंडमेंट 2026 के दो मेजर एस्पेक्ट्स को फोकस करता है। एक पॉजिटिव जो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस इमेज को लेबल करना और एक कंट्रोवर्शियल है कि 2-3 घंटे में कंटेंट जो है वो जो इलीगल कंटेंट है उसको टेक डाउन करना यानी अपनी वेबसाइट से हटाना। तो पहला जो है गवर्नमेंट ने आईटी रूल्स अमेंडमेंट रूल्स 2026 है उनके थ्रू ये मैंडेटरी कर दिया और सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर जो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस जनरेटेड इमेजेस हैं उन्हें क्लियरली लेबल करना होगा। तो यहाँ पर अब जो फिक्स्ड फॉन्ट साइज का रूल नहीं है, फ्लेक्सिबिलिटी उसमें दी गई है कि सिर्फ उन इमेजेस पर अप्लाई होगा जो रियल जैसे दिखने की कोशिश करते हैं। तो यूजर्स को राइट है जानने का कि क्या रियल है और क्या सिंथेटिक है। तो ये स्टेप बेसिकली बैलेंस माना जा रहा है क्योंकि इंडिया एआई को ओवर रेगुलेट नहीं करना चाहता। तो यहाँ पर फ्लेक्सिबिलिटी दी गई है कि कितने फॉन्ट साइज में आप बताना चाहते हैं, लेबल करना चाहते हैं कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस जनरेटेड कंटेंट है। लेकिन चैलेंज ये है कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस डिटेक्शन टेक्नोलॉजी रैपिडली इवॉल्व हो रही है और प्लेटफॉर्म्स को डिटेक्शन टूल्स को कॉन्स्टेंटली अपडेट करना पड़ेगा। फिर यहाँ पर बोलते हैं सबसे बड़ा कंसर्न जो है कि 2-3 घंटे में जो कंटेंट को हटाने वाला सबसे कंट्रोवर्शियल चेंज है।
कंटेंट को टेक डाउन का टाइमलाइन है वो सिर्फ 2-3 घंटे कर दिया गया है। तो प्लेटफॉर्म्स को जल्दी डिसीजन लेना पड़ेगा और अगर डिले हुआ तो उनका जो सेफ हार्बर प्रोटेक्शन है वो खत्म हो सकता है। इसीलिए कंपनीज पहले डिलीट करो बाद में पूछो कि ये सही है कि नहीं, वो वाला अप्रोच जो है अपना सकती हैं। तो इसका इम्पैक्ट ये होगा कि फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन पर नेगेटिव इफेक्ट हो सकता है। स्मॉल प्लेटफॉर्म्स के लिए एंट्री बैरियर हो सकता है और प्रॉपर पब्लिक कंसल्टेशन इस पर नहीं हुआ है। तो यहाँ पर आईटी रूल्स ऑलरेडी कोर्ट में चैलेंज हो रहे हैं। इतना बड़ा चेंज बिना प्रिलिमिनरी डिबेट के लाना प्रॉब्लमेटिक माना जा रहा है और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस जो इमेज है उनको लेबल करना वेलकम स्टेप है। लेकिन 2-3 घंटे में टेक डाउन जो है रूल ऑफ फ्री और ओपन इंटरनेट के लिए रिस्क क्रिएट कर सकता है। तो यहाँ पर बैलेंस ज़रूरी है बिटवीन मिस इन्फॉर्मेशन कंट्रोल और फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन दोनों के बीच में। फिर जो नेक्स्ट है यहाँ पे सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया ने बेसिकली कहा है कि अरावलीज जो रेंजेस हैं उनको कोई भी टच नहीं करेगा जब तक एक्सपर्ट्स क्लियर डेफिनेशन फाइनल नहीं कर देते कि एक्चुअल में अरावली रेंजेस की डेफिनेशन क्या है। तो बेंच में सीजीआई शामिल थे। उन्होंने हरियाणा गवर्नमेंट को बेसिकली जंगल सफारी प्रोजेक्ट का जो डिटेल्ड प्रोजेक्ट रिपोर्ट है सबमिट करने की परमिशन देने से मना कर दिया। तो कोर्ट ने कहा कि अरावली सिर्फ हरियाणा या राजस्थान का नहीं बल्कि कई स्टेट्स में फैला हुआ इकोसिस्टम रेंज है और इको सेंसिटिव। तो पिछले साल अक्टूबर में बेसिकली कोर्ट ने अरावली जू सफारी प्रोजेक्ट को भी रोक दिया था क्योंकि रिटायर्ड आईएफएस ऑफिसर और एनजीओ ने कहा था कि इससे फ्रेजाइल जो इकोसिस्टम है यहाँ का उसको नुकसान होगा। तो फाइनल डिसीजन बेसिकली एक्सपर्ट कमेटी की रिपोर्ट के बाद लिया जाएगा। फिर जो नेक्स्ट है यहाँ पे बैक्टीरिया आर मल्टीलिंगुअल कैन टॉक टू ईच अदर बायोलॉजिस्ट। तो यहाँ पर प्रिंसटन यूनिवर्सिटी की साइंटिस्ट ने बेसिकली बैक्टीरिया को मैजिकल माइक्रोब्स बताया है। उनके रिसर्च का फोकस बेसिकली बैक्टीरियल कम्युनिकेशन पर है जिसे कोरम सेंसिंग कहते हैं, यानी बैक्टीरिया केमिकल सिग्नल से एक दूसरे से बात करते हैं। तो ये डिस्कवरी मेडिसिन में एक गेम चेंजर हो सकती है क्योंकि फ्यूचर में एंटीबायोटिक्स के बजाय जो एंटी कोरम सेंसिंग थेरेपीज बन सकती हैं। फिर जो नेक्स्ट यहाँ पे मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स डिक्लाइंस टू डिनाई यूएस क्लेम्स ऑन इंडियाज रशियन ऑयल इंपोर्ट्स। यहाँ पर मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स ने डायरेक्टली ये डिनाई नहीं किया है कि इंडिया ने यूएस के प्रेशर में आकर रशियन ऑयल खरीदना कम कर दिया है। और एक सीनियर यूएस ऑफिशियल्स ने क्लेम किया कि इंडिया ने रशियन क्रूड ऑयल परचेजेस रिड्यूस किए हैं क्योंकि यूएस चाहता था कि इंडिया ऐसा करे। और व्हाइट हाउस की वेबसाइट है उस पर इंडिया यूएस ट्रेड डील की फैक्ट शीट था, उसमें लिखा था कि इंडिया ने रशियन ऑयल खरीदना बंद करने का कमिटमेंट दिया है। इसके बदले यूएस ने जो एडिशनल 25% का टैरिफ है वो हटा दिया। और लेकिन बाद में जो फैक्ट शीट है अपडेट हुई उसमें पल्सेस एग्रीकल्चरल जैसे जो कंट्रोवर्शियल रेफरेंसेस हटा दिए गए। यहाँ पर फॉरेन सेक्रेटरी विक्रम मिस्री ने भी कहा कि इंडिया का एनर्जी सोर्सिंग जो डिसीजन है वो प्राइस अवेलेबिलिटी और रिस्क पर डिपेंड करता है, लेकिन रशियन ऑयल पर डायरेक्ट जवाब नहीं दिया। वहीं पर यूएस असिस्टेंट सेक्रेटरी ने कहा कि इंडिया ग्रेजुअली रशियन ऑयल डाइवर्सिफाई कर रहा है, इंडिया ज्यादा यूएस एनर्जी खरीद रहा है, यही जो है यूएस का डिजायर्ड आउटकम था। फिर जो नेक्स्ट यहाँ पे लोकसभा पासेस इंडस्ट्रियल रिलेशंस कोड बिल टू अवॉइड कंफ्यूजन ओवर 2020 एक्ट। तो लोकसभा ने बेसिकली इंडस्ट्रियल रिलेशन कोड्स अमेंडमेंट बिल 2026 को पास कर दिया है। तो इस बिल का मेन एम है कि फ्यूचर में किसी भी लीगल कंफ्यूजन को अवॉइड करना जो पुराने लेबर लॉज के रिपील होने को लेकर हो सकता है। तो यहाँ पर बैकग्राउंड क्या है, यहाँ पर इंडस्ट्रियल रिलेशन कोड जो 2020 ने 3 पुराने लॉज को रिप्लेस किया है। एक तो ट्रेड यूनियन एक्ट 1926, इंडस्ट्रियल एम्प्लॉयमेंट जो एक्ट है 1946 का, और इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट्स एक्ट 1947 का। तो ये सब बेसिकली ट्रेड यूनियन और इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट से रिलेटेड एक्ट्स हैं। तो अमेंडमेंट क्यों जरूरी थे, यहाँ पर बेसिकली सेक्शन 104 के थ्रू ये पुराने लॉज ऑटोमेटिकली रिपील हो गए। लेकिन फ्यूचर में कोई ये आर्ग्यू ना करे कि रिपील जो एग्जीक्यूटिव पावर से हुआ है, इसी कंफ्यूजन को क्लियर करने के लिए अमेंडमेंट्स लाए गए। तो लेबर मिनिस्टर मानसुख मांडविया ने कहा कि बेसिकली 4 लेबर कोड्स मिनिमम वेज गारंटी करते हैं और अपॉइंटमेंट लेटर देना कंपलसरी है। सेम वर्क के लिए जेंडर के बेसिस पर इक्वल वेजेस की गई हैं इसमें। और ये 4 लेबर कोड्स बेसिकली वर्कर्स के राइट्स को और भी स्ट्रेंथन करते हैं। फिर जो नेक्स्ट यहाँ पे मिनिस्टर इंट्रोड्यूसर्स बोधन एआई एट कॉन्क्लेव। तो यहाँ पर यूनियन एजुकेशन मिनिस्टर धर्मेंद्र प्रधान ने कहा कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को एजुकेशन सिस्टम में इंटीग्रेट करना जरूरी है ताकि स्टूडेंट्स एम्पावर और टीचर्स को सपोर्ट मिले। और यहाँ पर उन्होंने भारत बोधन एआई कॉन्क्लेव और बोधन एआई लॉन्च किया। बोधन एआई क्या है, बेसिकली एजुकेशन मिनिस्टर के अंडर जो नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन के रूप में एस्टैब्लिश किया गया है बोधन एआई को।
और इसका मेन एम है कि ओपन सोर्स भारत एडू एआई स्टैक बनाना, यानी ये आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को बेसिकली स्कूल से हायर एजुकेशन तक हर लेवल पर इंट्रोड्यूस करेगा। और यहाँ पर आईआईटी मद्रास के डायरेक्टर ने कहा कि ये इनिशिएटिव बेसिकली एजुकेशन को ज़्यादा इक्विटेबल, हाई क्वालिटी और अफोर्डेबल और एक्सेसिबल बनाने में मदद करेगा। फिर जो नेक्स्ट यहाँ पे वाई एज द जम्मू एंड कश्मीर शेल्फ द डेल्फ लेक रिस्टोरेशन प्लान्स। तो यहाँ पर डल लेक पिछले बेसिकली जो जम्मू एंड कश्मीर में है पिछले 40 सालों से सीरियस एनवायरमेंटल डिक्लाइन फेस कर रहा है। और 2022 में एक सर्वे कराया गया, उसके मुताबिक जो वाटर क्वालिटी एक्सट्रीम लेवल तक जो है वो गिर चुका है। अनट्रीटेड सीवेज डायरेक्टली लेक में जो है जा रहा है। एनक्रोचमेंट बढ़ रहा है, इन्वेसिव प्लांट्स और वीड्स ज़्यादा हो गए हैं। डिफॉरेस्टेशन और लैंड यूज चेंज ने जो कैचमेंट एरिया है उसको डैमेज किया। वाटर इनफ्लो और इंटरनल चैनल्स कम हो गए हैं। पुअर सर्कुलेशन है यहाँ पे। तो रिजल्ट ये हो रहा है कि पूरी जो डल लेक है वो श्रिंक हो रही है और बायोडाइवर्सिटी यहाँ की डिस्टर्ब हो रही है। तो यहाँ पर 2009 में मनमोहन सिंह गवर्नमेंट ने बोलते हैं 416.72 करोड़ का प्लान अप्रूव किया था। मेन आइडिया था कि 9000 जो लेक डवेलिंग फैमिलीज हैं उनको बेसिकली यहाँ पर शिफ्ट करना, और हर फैमिली को प्लॉट ऑफ लैंड 1.05 लाख, स्ट्रक्चर के लिए 3.91 लाख कंपनसेशन देना। तो प्रॉब्लम ये है कि रिलोकेशन एरिया जो है यहाँ पर रिलोकेशन एरिया फ्लड प्रोन था। बेसिक फैसिलिटीज प्रॉपर्ली डेवलप नहीं हुई और जहाँ पर रिलोकेट करना था 17 साल में सिर्फ 1808 फैमिली शिफ्ट हो पाई। टारगेट का सिर्फ 27% यहाँ पर अचीव हुआ, इसलिए प्लान को इनफेक्टिव माना गया। और जो नया इन सीटू कंजर्वेशन प्लान क्या है कि 2022 में हाई लेवल कमेटी ने सजेस्ट किया कि लेक ड्वेलर्स को हटाने के बजाय वहीं रहने दिया जाए और उनको इकोसिस्टम का इंटीग्रल पार्ट जो है माना जाए। तो जम्मू एंड कश्मीर लेक कंजर्वेशन एंड मैनेजमेंट अथॉरिटी को कॉम्प्रिहेंसिव प्लान बनाने को कहा गया, जिसमें कि बोला गया कि 58 हैमलेट आइडेंटिफाई किए गए हैं। 6 प्रायोरिटी हैमलेट में मॉड्यूलर सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट्स, सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट में 28 इंटरनल हैमलेट्स, इंटरनल चैनल्स में ड्रेजिंग और वाइडनिंग, बेटर वाटर सर्कुलेशन और नेविगेशन पे फोकस किया गया है। तो डल लेक सीरियस इकोलॉजिकल क्राइसिस फेस कर रहा है। रिलोकेशन मॉडल फेल हो गया। अब गवर्नमेंट इंटीग्रेटेड कम्युनिटी बेस्ड कंजर्वेशन अप्रोच ट्राई कर रही है, लेकिन सक्सेस जो है इसकी इम्प्लीमेंटेशन पर डिपेंड करेगा। फिर जो नेक्स्ट यहाँ पे विल परस्यू टॉक्स विद ईरान टू सी इफ डील इज पॉसिबल ट्रम्प। तो यहाँ पर यूएस प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रम्प ने इजरायली प्राइम मिनिस्टर नेतन्याहू के साथ मीटिंग की, जिसमें ईरान के साथ चल रही जो न्यूक्लियर टॉक्स पर चर्चा हुई। तो ट्रम्प ने कहा कि नेगोशिएशंस कंटिन्यू रहेंगी ताकि न्यूक्लियर डील पॉसिबल हो सके, लेकिन एग्रीमेंट नहीं हुआ तो यूएस जो है काफ़ी टफ स्टैंड या एक्शन ले सकता है और मिलिट्री एक्शन भी यहाँ पर कर सकता है। तो नेतन्याहू ने इसराइल की सिक्योरिटी कंसर्न्स हाईलाइट की, खासकर ईरान के मिसाइल प्रोग्राम और जो हमास और हिजबुल्लाह के सपोर्ट के मुद्दे पर। तो ईरान ने न्यूक्लियर प्रोग्राम पर रेस्ट्रिक्शंस डिस्कस करने की बात कही है, लेकिन मिसाइल कैपेबिलिटीज को नॉन नेगोशिएबल बताया है। तो यहाँ पर मीटिंग में गाजा सीज फायर भी एजेंडे पर था और दोनों लीडर्स ने क्लोज कोऑर्डिनेशन मेंटेन करने पर सहमति जताई है, जबकि रीजनल टेंशंस और वॉर का खतरा यहाँ पर बना हुआ है। फिर जो नेक्स्ट यहाँ पे ब्रिटेन प्लेड्स मेजर एयर डिफेंस पैकेज टू बॉल्स्टर यूक्रेन। तो यहाँ पर ब्रिटेन ने यूक्रेन के लिए एयर डिफेंस सपोर्ट का अनाउंसमेंट किया है ताकि रशियन अटैक्स से पावर और हीटिंग सिस्टम से को बचाया जा सके। और यूएस डिफेंस मिनिस्ट्री ने कहा है कि $200 मिलियन नाटो स्कीम के थ्रू दिया जाएगा, यूनाइटेड किंगडम की डिफेंस मिनिस्ट्री ने, और जो कि यूएस प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप के सपोर्ट से अमेरिकन वेपन्स खरीदेगा। तो इसके अलावा ब्रिटेन जो है 1000 लाइट वेट मिसाइल्स भी भेजेगा, जिनकी वैल्यू $500 मिलियन से ज़्यादा है। और यहाँ पर नेटो के डिफेंस मिनिस्टर ब्रुसेल्स में यूक्रेन सपोर्ट बढ़ाने पर बात कर रहे हैं, क्योंकि रशिया की एनर्जी ग्रिड पर अटैक्स से जो है विंटर में सीवियर पावर कट्स यूक्रेन में हो रहे हैं। तो ये था पूरा आज का हमारा द हिंदू का न्यूज़ डिस्कशन। तो प्लीज़ लाइक ज़रूर कर लीजिए मेरा वीडियो, कमेंट करके बताइए कैसा लगा, सब्सक्राइब भी कर लीजिए मेरा चैनल। थैंक यू वेरी मच फॉर द डिस्कशन।